वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित करंट अफेयर। हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है और उस पर मेंस किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो अंतिम तक बने रहें और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहली न्यूज की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 1 पर इन्फ्लेशन से संबंधित है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है एट 5 मंथ, 5 महीने में ये लो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन 4.31% जनवरी 2025 में देखने को मिला और ये पिछले 5 महीने का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि पिछले दिसंबर 2025 में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन 5.22% था। अभी ये घट करके 4.31% हो गया। जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो उस वक्त साल जनवरी 2024 में इन्फ्लेशन 5.1 था, अभी 4.31 रहा है। और इसके पीछे का कहा जा रहा है, रीजन कहा जा रहा है कि एडिबल ऑयल प्राइस जो है, यहाँ पर फूड प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। अब चले थोड़ा की हाइलाइट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर इसके पीछे के रीजन क्या है। दरअसल ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दो जनवरी में नीचे गिर करके 4.31 हो गया। फूड इन्फ्लेशन जो है लगातार 6 से आप देखेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव मंथ में ये डिक्लाइन होकर 6% से, पहले 8.4% दिसंबर में था, 6% से नीचे हो गया। अर्बन कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करें तो 3.87, टारगेट आरबीआई ने 4% दिया था, अभी 3.87% हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रूरल में 4.6% की बात करें। अब यहां पर सेक्टोरल इंपैक्ट की बात करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एडिबल्स ऑयल और नॉन नॉन फूड इन्फ्लेशन की बात करें। जनवरी के महीने में 11.3% था, दिसंबर में 26 से 11% पर गया है। दिसंबर में 26.6% था, जनवरी में 11.3%। फ्रूट्स 12.22, एडिबल्स ऑयल जो है 33 महीने का सबसे हाईएस्ट प्राइस था। उसी प्रकार से तो कहने का मतलब है, अभी अगर हम जियोग्राफिकल वेरिएशंस की बात करें तो हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो अभी स्टेट है वो आपको केरल में 6.76% और उड़ीसा में 6.05%। वहीं पर लोएस्ट इन्फ्लेशन देखा जाए तो दिल्ली में 2.02 और तेलंगाना में 2.2 है। आरबीआई का कहना है कि उन्होंने 0.25% के साथ इंटरेस्ट को कट किया है, जिसके कारण से इकोनॉमी ग्रोथ में काफी सपोर्ट मिल रहा है। आरबीआई का यह भी कहना है कि 2025-26 में ये इन्फ्लेशन 4.2% तक होगा। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिस प्रकार से रूपी डिप्रिसिएशन जो है इन आप कह सकते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ाने में बढ़ाएगा, जिसमें एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम के प्राइस में जो है इंपैक्ट होगा। हाई ग्लोबल एडिबल्स ऑयल प्राइस भी होंगे इंपोर्ट ड्यूटी पर भी, है ना, बढ़ाने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं अगर आप देखेंगे तो, इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा चलते हैं न्यूज देखा जाए तो इंडिया इंडिया जो है फ्रांस कोलाब्रेशन, इंडिया फ्रांस कोलाब्रेशन ऑन आईएमईसी न्यूक्लियर एनर्जी पर, इंडिया और भारत के बीच में बायलेटरल हुआ। आपको पता ही होगा कि इंडिया और फ्रांस ने मिल करके जो अभी चर्चा किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। ये दरअसल ऐसी कॉरिडोर है जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, सिल्क रोड है चाइना का, वो जो चाइना का जो बीआरआई यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको काउंटर करने के लिए इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। तो इसको और भी मजबूती मिले, इस पर भारत और फ्रांस ने दोनों मिलकर के बात किया। अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं, खास करके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में, तो एक ट्रेड कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक साथ जोड़ता है। ये जब G20 हुआ था भारत में, तो उसी दौरान नई दिल्ली में
इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप को शुरुआत की गई थी। इसमें जो प्रमुखता देश हैं खास करके वो इंडिया है, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरबिया, यू और इजराइल जैसे देश हैं। और ये कहीं ना कहीं चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है। रिसेंट में डेवलपमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है इस कमिटमेंट पर इम्प्लीमेशन को लेकर के काफी चर्चा हुआ। फिर मर्सेल्स विल बी सर्व एज ए एंट्री पॉइंट भी माना गया आपका। साथ साथ में ये भी कि इजराइल और गाजा कन्फ्लिक्ट के कारण से जो डिले हुआ है उस डिले पर भी बातें हुआ, उसको एक्सटेंशन की भी बातें। अब साथ साथ में न्यूक्लियर कॉरपोरेशंस को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में जो न्यूक्लियर कोऑपरेशंस हुए हैं उस पर भी चर्चा हुई। और इस चर्चा में खास करके लेटर ऑफ इंटेंट, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर भी और साथ में एडवांस आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलर रिएक्टर्स दोनों साइन किए गए हैं। और भारत और ये दोनों मिल करके, फ्रांस मिलकर न्यूक्लियर को भी और आगे ले जाएगा। इसी से संबंधित है कि डिप्लोमेटिक, एनर्जी में जियो पॉलिटिक्स की बात करें, काउंटर चाइना से लेकर इन सभी चीजों पर प्रश्न बनता है। तीसरा अगर हम न्यूज बात करें ई माइग्रेशन को लेकर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं ई माइग्रेशन के जो चर्चा, अमेरिका जिस प्रकार से अपनी माइग्रेंट्स को अपना देश वापस कर रहा है, जैसे भारत में भी ई माइग्रेंट्स जो है भारत को भेजा गया। भारत के बहुत सारे मोर देन 300-400 लोगों को पैरों में जंजीरें बांध करके अमेरिका से भारत भेजा गया। और ये सिर्फ मात्र भारत अमेरिका का नहीं, जहां जहां के लोग भी थे अमेरिका में ई माइग्रेंट्स, उनको अपने देश भेजा गया। तो भारत भी चाहता है कि हमारा जो ई माइग्रेंट्स है उस पर थोड़ा टाइट कानून बनाए। अब इसके लिए ई माइग्रेंट्स एंड फॉरेन बिल 2025 लाने का संभावना है कि भाई ये संभावना जाहिर किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के सेशन में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और जो ई माइग्रेशन लॉ बनाए गए हैं उसको अपडेट करने की जरूरत है। खास करके जो पहले से 4 ऐसे कानून बने हुए ई माइग्रेंट्स, उन चारों कानून को इंप्लीमेंट वो करेगा, अपडेट करेगा। जैसे फॉरेन एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 और ई माइग्रेशन एक्ट 2000, इन चारों कानून को रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कुछ चैलेंजेस भी है, वो चेंजेस और कुछ चेंजेस भी आएंगे। चेंजेस सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड अप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है कि पहली बार नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को थ्रेट को मद्देनजर रखकर इसमें काफी कुछ बदलाव की बात कही जा रही है। ई माइग्रेशन ऑफिसर्स के पावर भी बढ़ाने की बात कही जा रही, फाइनल और बाइंडिंग पावर होगा। साथ साथ में क्लियरली डिफाइंड भी किया जा रहा है नए कानून को। और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन जो है की चर्चा की जा रही है इसके ऊपर। ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो पनिशमेंट और वायलेशंस की अगर हम बात करें अभी और इसमें, कि अगर कोई विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स को भारत में एंट्री करता है तो उसको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक की फाइन की बात कही जाती है। वहीं पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिंग या कोई फ्रॉड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख का, ये भी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इन सभी कानूनों को फिर से मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन से एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा न्यूज इस तरीके से है, फोर्थ न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दिया है लाइफ टाइम बैन फॉर कन्विक्टेड पर्सन कंटेक्शन इलेक्शन। आपको पता होगा कि भारत में पार्लियामेंट रिपोर्ट कहता है कि 40% से ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेन है यानी एमपीज हैं, जिन पर कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस और क्रिमिनल चार्जेस हैं, और भी क्रिटिकल आप कह सकते हो सीरियस चार्जेस उनके ऊपर है, इसके बावजूद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को। हालांकि बड़ा अजीब सी बातें हैं कि भाई कानून बनाने वाला व्यक्ति ही कानून तोड़ता है ना। तो वो उस पॉइंट से, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अश्विनी उपाध्याय के द्वारा जो एक पिटीशन डाला गया और इसमें ये कहा कि ऐसे लोग जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उन ऐसे लोगों को एक पूरा जीवन जो है इलेक्शन से बैन कर देना चाहिए। पिटिशंस का मकसद ये है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जो है कम होगा, इसके अनुसार से इस बात पर आर्ग्यू किया गया है कि वो लोग जो है, जो खास करके कन्विक्टेड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं है, शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जिस प्रकार से क्रिमिनल लोगों को गवर्नमेंट जॉब में अलाउ नहीं किया जाता है, वैसे इलेक्शन में भी ऐसे लोगों को भाग लेने का अधिकार नहीं है। और ये बात सत्य है।
तभी हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जो है कम होगा। कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 8 के 3 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है उस व्यक्ति पर जिस पर क्रिमिनल ऑफेंस और 2 या 2 से अधिक सालों का सजा उनको सुनाया गया है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। या आप फिर कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई लास्ट फॉर 6 ईयर आफ्टर टू रिलीज के 6 साल के बाद जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा ये कहा गया है। या फिर सेक्शन 8 के में कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्टेड पर्सन वो व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली है जिस पर आपको हीनियस क्राइम है जैसे रेप, करप्शन या टेररिज्म का उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये भी बात है 6 साल तक लगातार, और जिनको 6 साल की सजा है उसके लेकर भी। फिर आरपी एक्ट सेक्शन 8 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को भी कम कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे डिस्क्लोजर क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी ये बातें कही गई। लिली थॉमस केसेस है, इसके इलेक्शन कमीशन के भी पावर इससे संबंधित है। प्रेम सीतामंग से लेकर इन सभी चीजों को लेकर के करंट पिटीशन है कि लाइफ टाइम बैन करने की बात कही जा रही है कि जिस एमएलए या एमपी पर अगर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केसेस हो या कन्विक्टेड हो उनको लाइफ टाइम तक उनको बैन कर देना चाहिए। ये बातें कही गई जिससे क्रिमिनलाइजेशन जो है कम होगा। अभी क्रिमिनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एडीआर रिपोर्ट ये कहता है कि एडीआर रिपोर्ट 2024 के तहत ये कहा गया है कि 46% जो एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 46% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे भारत देश की पार्लियामेंट में, उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और 31% उस पर सीरियस चार्जेस हैं। यानी कि 46 में से 31% पर सीरियस चार्जेस हैं आपका। और कैंडिडेट क्रिमिनल कैंडिडेट हैव ए हायर चांसेस टू विनिंग 15.4% कंपेयर टू क्लीन कैंडिडेट। क्लीन कैंडिडेट का जीतने की चांसेस 4.4% होता है, क्रिमिनल का 15.4% है। तो इस तरीके से लॉ कमीशन ने भी हालांकि 99 में और 2014 में ये बातें कही थी, है ना, इन चैलेंजेस के बारे में लाइफ टाइम। तो ये भी आपके एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, पब्लिक अकाउंट कमिटी ने रिव्यू किया है टोल टैक्स रूल्स को लेकर के। पब्लिक अकाउंट कमिटी का यह कहना है, जिसके चेयरमैन केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि टोल टैक्स जो है ना नेशनल हाईवे पर का जो सारे टोल टैक्स उसको रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारे यूजर चार्जेस, टैरिफ और फी रेगुलेशंस है, इसके बावजूद भी अगर तो उसको एग्जामिन किया है और उस एग्जामिन के थ्रू ये कहा कि करंट टोल टैक्स सिस्टम जो है नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 के तहत लिया जाता है और कहीं ना कहीं वेहिकुलर ट्रैफिक ये बढ़ता जा रहा है। यह ये भी कहा गया कि बेस रेट टोल पर किलोमीटर शुड बी लोअर, कम होना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन जो है कस्टमर पर ना हो, कम्यूटर पर ना हो आपका। तो इस तरीके से रोड मैनेज रिस्क इन सभी चीजों के बारे में भी ये चर्चा यहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था इससे रिलेटेड आपका न्यूज जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर ये बन सकता है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि जो है थोड़ा मेकर्स को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।